हाँ जी मेरे सीएमए फाउंडेशन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून मेरे बच्चों की हाल है सब मौज बार है। मैं आपका दोस्त सीएनू सिंह तोमर। शुरू करते हैं हम आराम सीरीज में। बेसिक चल रहा था हमारा और आज है हमारा पार्ट 2 मतलब लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम कुछ बातें करने वाले हैं। ठीक है, आज हम बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल। यस मेरे बच्चों, यस यस यस, आपके एग्जाम में एमसीक्यू पार्ट है बट क्वेश्चन में लिखा आएगा कोई प्रिंसिपल और उसके बारे में पूछेगा बताओ ये कौन सा प्रिंसिपल है, 4 ऑप्शंस। तो आज मैं एक जल्दी सी क्विक रिवीजन में आपको सारे प्रिंसिपल पढ़ाने वाला हूं और बेटा हम सिर्फ पढ़ने ही नहीं वाले हैं, इन प्रिंसिपल को प्रैक्टिकली समझने वाले हैं जिससे आपकी आज के बाद कोई टेंशन नहीं रहने वाली है। तो बिना देरी के साथ में मेरे बच्चे शुरू करते हैं हम अपना अकाउंटिंग प्रिंसिपल। होप सो हमने लास्ट लेक्चर में अपना पूरा बेसिक का अकाउंट्स क्या होता है, फायदे वगैरह कुछ चीजें पढ़ ली थी, ऑब्जेक्टिव वगैरह, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ ली थी। बट आज मैं जो पढ़ाने वाला हूं वो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। मजा आएगा, आराम से रिलैक्स बैठ जाओ। अगर आपको आज तक प्रिंसिपल देख के थ्योरी वाला फील आया था कि सर ये तो थ्योरी है, तो मैं आज का आपका दिमाग से ये बात निकाल दूंगा। ये थ्योरी नहीं है, ये आने वाली हमारी अकाउंटिंग की स्पाइनल कोड है जिसे हमें बहुत बेहतरीन तरीके से समझनी है मेरे बच्चे। तो लेट्स बिगिन आज का अकाउंटिंग प्रिंसिपल। हाँ जी मेरे बच्चे, तो प्लीज आराम से सुनो। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस हम सारी पढ़ने वाले हैं। क्या होते हैं बेसिकली, आराम सुनना। देखो यार, जो अकाउंट्स है हमारी किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं तो हम उसका प्रॉफिट लॉस और उसकी बैलेंस शीट पे वर्क करते हैं। ये बात हमने पहले लेक्चर में पढ़ ली थी। अब आज मुझे बताओ कि अगर हमारा अकाउंट्स का कोई फॉर्मेट ना हो, कोई कॉन्सेप्ट ना हो, कोई प्रिंसिपल्स ना हो, तो अगर मैं आपको बोलूं कि सर आपको कोई अकाउंट्स की नॉलेज नहीं है, सिंपल बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में समझना, मान लो आपको कोई अकाउंट्स की नॉलेज नहीं है और मैं कहूं कि भैया मुझे मेरा प्रॉफिट लॉस निकालना है, तो अगर मैं 4 लोग बैठे हैं, मैं चारों लोगों को बोलूं भाई जिनके पास कुछ नहीं पता, किसी को कोई अकाउंट नहीं है, मैं बोलूं मेरा प्रॉफिट लॉस निकालना है, तो क्या लगता है वो चारों लोग मेरा प्रॉफिट लॉस जो निकालेंगे वो सेम अप्रोच से निकालेंगे या हो सकता है अलग अलग तरीके से निकालें? बिल्कुल, अगर कोई एक स्टैंडर्ड नहीं है, कोई एक प्रिंसिपल नहीं है, तो हो सकता है आप मेरा प्रॉफिट लॉस अलग तरीके से निकाल दो कि कितना आया कितना गया। वो कुछ बच्चे ये सोचें कि भाई जो दैट इज अलग अलग तरीके से आप कर सकते हो। पर यार स्टैंडर्डाइजेशन, अब मेरे बिजनेस के 4 लोगों ने 4 अलग अलग प्रॉफिट बता दिए, एक कुछ और बता रहा है, एक कुछ और बता रहा है, एक कुछ और, तो मैं कौन सा रिलाई करूं कि कौन सा बेटर है और मैं कंपेयर कैसे करूं किसी और से? तो बहुत सारी दिक्कतें। तो उसके लिए हमारे इंडिया में या ऑल ओवर वर्ल्ड एक प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इंडियन गैप, यूएस गैप, यूके गैप, हर कंट्री के अपने गैप हैं। बोले तो नाम से ही फील समझो, जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल की वो प्रिंसिपल, वो मेथड, वो स्टैंडर्ड जो हम अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते टाइम जर्नली एक्सेप्ट करते हैं। कि मतलब 4 लोगों को प्रॉफिट लॉस निकालने से पहले उन्हें वो प्रिंसिपल्स ध्यान में रखने पड़ेंगे कि भाई साहब हमें इस बिजनेस के प्रॉफिट लॉस निकालना है, तो यही प्रिंसिपल, यही स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ेंगे। क्लियर है? इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि चाहे मैं आपसे निकलवाऊं या इससे निकलवाऊं या उससे निकलवाऊं, मेरा प्रॉफिट लॉस एक ही स्टैंडर्ड पे निकलेगा और वो सेम होगा। क्लियर है? तो इसीलिए हम अकाउंट शुरू करने से पहले पढ़ते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कि भैया हम जब भी किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग करेंगे एज अकाउंटेंट, तो हमें अकाउंटिंग करने से पहले अपने दिमाग में ये प्रिंसिपल्स ध्यान रखने पड़ेंगे कि भाई इसी के हिसाब से अकाउंटिंग करनी है, ताकि लोगों की अलग अलग ना हो, सेम तरीके से अकाउंटिंग हो, सबका सेम पैटर्न फॉलो हो। बढ़िया, चलो तो ये मैंने एक बेसिक इंट्रो दिया अपने चैप्टर का, अपने प्रिंसिपल्स का कि क्या होते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब एक एक प्रिंसिपल उठाते हैं और शुरू करते हैं, जल्दी से उसको रिवाइज करते हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रिंसिपल मेरे बच्चे करते हैं बेटा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट है, आराम से बैठ जाओ दिल थाम के मेरे बच्चे, कुछ नहीं करना आपको, मेरी बातें सुनना। हर कॉन्सेप्ट में मुझे 2-3 बातें आपको अच्छी अच्छी बतानी है, फिर आराम से रीड करेंगे और खत्म करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा पहला कॉन्सेप्ट है बेटा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब क्या बोलता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट? मेरे बच्चे आराम सुनो, मैं कहता हूं कि जब भी एज एन अकाउंटेंट मैं किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग करूंगा
तो बेटा मेरे सामने दो लोग होंगे, एक होगा बिजनेस और एक होगा बिजनेसमैन। सर हम लोग हमेशा कहते हैं कि एक ओनर है और एक उसका बिजनेस है। अब मैं एज अकाउंटेंट प्रॉफिट लॉस निकालने बैठा हूं, तो मैं किसका प्रॉफिट लॉस निकालूंगा बताओ जल्दी से? मैं निकालूंगा बिजनेसमैन का या बिजनेस का? ऑफ कोर्स बिजनेस का। मैं बिजनेस के ऑफिस में बैठ के काम करूंगा। तो एज अकाउंटेंट मुझे ये मान के चलना है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि सर ये क्या हो गया, ये एस कहां से आ गया भाई? हाँ जी, इसको बैक कर देता हूं भाई, एस नहीं है ये, हाँ। तो एज पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हम ये मान के चलते हैं कि बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग एंटिटी हैं। बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है, और मुझे जो अकाउंटिंग करनी है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। मुझे मालिक से लेना देना नहीं है। मालिक मेरे लिए एक तरह का आउटसाइडर है, एक तरह की इंटरनल, बाद में करेंगे, लाइबिलिटीज ही होते हैं ये, और इसने बस मुझे इससे इतना लेना देना है। मेरा सारा फोकस बिजनेस पे, मुझे मालिक से सिर्फ इतना लेना देना है कि उसने क्या लगाया और क्या निकाला। जो लगाया उसे हम कैपिटल बोल देते हैं, जो निकाला उसे हम ड्राइंग बोल देते हैं। इसका मतलब तीन बातें दिमाग में रखो। एज पर द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग हैं। हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो बिजनेस के हिसाब से कर रहे हैं, हमारे लिए मालिक से ज्यादा लेना देना नहीं है। पर बेटा अगर कोई आपसे पूछे लीगली, अकाउंटिंग तो ठीक है पर लीगली अगर आप बात करो तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया हो जाता है। अगर आप सोल प्रोप्राइटर अकेला बंदा है तो भैया सेम माना जाता है, सॉरी हाँ सेम माना जाता है। दैट इज कहीं ना कहीं बिजनेस और बिजनेसमैन लीगली पर्पस के लिए सेम है। पार्टनरशिप में भी सेम माना जाता है, मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। पर अगर कंपनी है तो अलग मानी जाती है, पर फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंट्स हम हमेशा अलग मानते हैं। क्लियर है? मतलब जैसे कि मैं बात करूं कि मान लो कि मैं मेडिकल शॉप चला रहा हूं, है ना, मैं मेडिकल शॉप चला रहा हूं, ठीक है, और मेरा एक बच्चा आया, कहता है सर सर में दर्द हो रहा है, कोई दवाई दो। मैंने उसको एक दवाई दी और वो दवाई खा के चल बसा। ओहो हो सर ये क्या बात हुई? हाँ चल बसा। क्या वो दवाई खराब थी? मैंने गलत दवाई दे दी। अब उसके घर वाले मुझ पे केस कर रहे हैं कि भाई इन्होंने, इनकी गलती से हमारे बच्चे को नुकसान हुआ है, हमें बच्चा नहीं चाहिए, हमें कंपनसेशन चाहिए। पक्की बात है। अब पॉइंट ये है कि सर जी क्या मैं कोर्ट में खड़े होकर ये बोल सकता हूं कि सर जी मैं और मेरा बिजनेस अलग अलग है, मेरी नहीं, बिजनेस को पकड़ो? ना जी ना, लीगल पर्पस में मुझे ही सजा मिली जाएगी, मुझे ही सजा दी जाएगी। पर फॉर द अकाउंटिंग पर्पस ऑफ कोर्स मैं अलग हूं और मेरा बिजनेस अलग है। क्लियर है? तीन बातें ध्यान रखो, जल्दी बोलो। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग हैं। हमें जो अकाउंटिंग करनी है वो बिजनेस के हिसाब से करनी है, हमें बिजनेसमैन से ज्यादा लेना देना नहीं है। बस इतने हिसाब रखना है कितना लगाया और कितना निकाला। जल्दी पढ़ो फटाक से। कह रहा अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट बिजनेस ट्रीट किया जाता है बिल्कुल सेपरेट और अलग बंदा अपने मालिक से बिल्कुल डिफरेंट है। हम जो लीगल पर्पस की बात करें तो बिजनेस एंटिटी और उसका मालिक हम सेम मानते हैं, अगर वो सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप है। कंपनी में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, बात करेंगे। लेकिन अकाउंटिंग पर्पस के लिए मेरे बच्चे, किसके लिए? अकाउंटिंग पर्पस के लिए ये दोनों ही बंदे अलग अलग माने जाते हैं, टू सेपरेट एंटिटी की भैया मालिक अलग है और बिजनेस अलग है। हम जब अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाते हैं तो हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हैं? हम पॉइंट ऑफ व्यू करते हैं बिजनेस, ना कि ओनर। ओनर से हमें लेना देना नहीं है। ओनर हमारे लिए बिल्कुल अलग ट्रीट होता है, इसलिए बस हम उसका दो हिसाब रखते हैं, कितना लगाया और कितना निकाला। जो निकाला ड्राइंग, जो लगाया वो कैपिटल। खत्म है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बताओ फटाक से क्या बोला मैंने? जल्दी यहीं याद भी करा दूंगा मैं। बिजनेस और बिजनेसमैन सेम है, अलग अलग है? अलग अलग है। सर हम किसकी अकाउंटिंग करने वाले हैं? बिजनेस की। हमें किससे लेना देना है? बिजनेस से। लेकिन लीगली अगर बात करें तो जाए दोनों सेम है, ठीक है। मालिक का बस इतना हिसाब रखना है क्या लगाया और क्या निकाला। दूसरा कॉन्सेप्ट मेरे बच्चे, दूसरा कॉन्सेप्ट मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। सबसे पहला स्टेप होता है अकाउंट्स का आइडेंटिफिकेशन। हम सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं इन अ मनी फॉर्म। दिस इज द मॉनेटरी मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। कहता है भाई आप जब भी बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करोगे, चाहे वो कोई भी ट्रांजैक्शन हो, एक पत्ता भी हिलेगा, सामान आया सामान गया, कुछ भी हुआ, उस ट्रांजैक्शन को आप मेजर करोगे और रिकॉर्ड करोगे इन द मनी। नंबर्स में कभी भी बात नहीं करेंगे, बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूं। सर आप कभी नहीं बोलोगे मैंने 10 कुर्सी खरीदी, मैंने 5 एसी खरीदे, मैंने 4 मशीन खरीदी, मैंने 1 बिल्डिंग खरीदी। मैं आपसे पूछूं बेटा आपके कितने घर है, तो आप बोलोगे मेरे 2 घर है। ना जी ना, अकाउंट्स नहीं बात करती है ऐसे। अकाउंट्स कहती है भाई वैल्यू बताओ। मैं पूछूं बेटा कितनी कार है, आप कहोगे मेरे घर में 3 कार है। ना जी ना, अकाउंट्स नहीं बात करती। अकाउंट्स कहेगी वैल्यू बताओ, कितने की कार की वैल्यू है आपकी। दैट मीन्स हमेशा हम मनी में बात करते हैं। तो पहली बात, अगर आप बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे तो इट शुड बी इन द मॉनेटरी फॉर्म, उसे मेजर और रिकॉर्ड किया जाएगा इन द मनी फॉर्म। दूसरा, कोई इंफॉर्मेशन भले ही कितनी भी इंपॉर्टेंट हो, कितनी भी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन या इवेंट हुआ हो, लेकिन अगर आप उसे मेजर या मनी में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो तो मेरी अकाउंट कहती है भूल जाओ, भूल 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 जाओ।
याद करो बचपन में, मैं आपको एक बात बताता हूं जिससे आप कनेक्ट कर जाओगे। पार्टनरशिप पढ़ा था और वहां पे गुडविल चैप्टर था, बोलो हाँ या ना। सारे बच्चों ने 12th में पढ़ा होगा। और गुडविल में एक होता था सेल्फ जनरेटेड गुडविल। जी हां मेरे बच्चे, मेरा खुद का नाम मैं अपनी बुक्स में नहीं लिख सकता, मैं अपने अकाउंट्स में नहीं रिकॉर्ड कर सकता। क्यों? क्योंकि भैया मेरे लिए वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं है, मैंने किसी की उसकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं लगाई। क्लियर है? और भी बहुत सारी, सर जी मेरी लेबर स्ट्राइक पे बैठी है, मेरी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, मेरी क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सर, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट तो हैं, लेकिन उनकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं निकाल सकते कि हमने उन्हें कितने में पे किया, कितने में खरीदा, कितने में रखा है, तो इसलिए हम उन्हें रिकॉर्ड नहीं करते। दो बातें, पहली सर जी जो भी ट्रांजेक्शन होगी, जो भी इवेंट होगा, उसे मॉनेटरी और मनी में मेजर करके रिकॉर्ड करेंगे। दूसरा, अगर कोई ट्रांजेक्शन ऐसी है या कोई भी इवेंट ऐसा है जिसे हम मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, भले ही वो कितनी भी इंपॉर्टेंट हो। और तीसरा सर जी, मॉनेटरी भी जब रिकॉर्ड करोगे तो कॉमन यूनिट ऑफ करेंसी होना चाहिए, कॉमन यूनिट होना चाहिए इन द रुपीज। जैसे अगर मैं इंडिया में बात कर रहा हूं तो मुझे इंडियन करेंसी में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल सकता मेरे पे 1 किलो चांदी पड़ा है, मेरे पे आधा किलो गोल्ड पड़ा है, ये पड़ा है, एक डायमंड पड़ा है। नहीं सर, मुझे मनी में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब मनी में भी आता है कि क्या मैं अलग अलग करेंसी में रिकॉर्ड कर सकता हूं, यूरो अलग है, यूरो अलग है, डॉलर अलग है, रुपीज अलग है। नहीं नहीं सर, आपको सारी करेंसी, सारे अमाउंट को एक मनी फॉर्म में, कॉमन यूनिट बोले तो इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ो जल्दी से। कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आप किस में रिकॉर्ड करोगे, चाहे वो कुछ भी हो, मेजर और एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी में ही रिकॉर्ड करोगे, मनी में रिकॉर्ड नहीं है तो बात नहीं। कोई ट्रांजैक्शन या इवेंट इवन वो आपके बिजनेस को इंपैक्ट डालती है, मटेरियली अच्छा खासा इंपैक्ट करती है, वो रिकॉर्ड नहीं होगी अगर वो कन्वर्ट नहीं हो सकती, मेजर नहीं हो सकती, कन्वर्टेबल इन द मॉनेटरी फॉर्म। अगर वो मॉनेटरी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकती, मेजर नहीं हो सकती, आप उसे रिकॉर्ड नहीं करोगे, भले ही वो कितनी भी इंपॉर्टेंट हो। तो किसी भी ट्रांजैक्शन को हम जब तक मनी में नहीं रिकॉर्ड कर सकते, तब तक हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो वो करेंसी होनी चाहिए कॉमन करेंसी। बोले तो जनरली हम रूलिंग कंट्री फॉलो करते हैं। अगर इंडिया की अकाउंटिंग बात कर रहा हूं तो इंडियन अकाउंटिंग, यूएस में अकाउंटिंग कर रहा हूं तो भाई डॉलर में करेंगे, यूके में अकाउंटिंग कर रहा हूं तो पाउंड में करेंगे। दैट मींस उस कंट्री की, जिस कंट्री में उसका मेन बिजनेस ऑपरेशन है, जहां पे आप अकाउंटिंग शो कर रहे हो, उसकी रूलिंग कंट्री की करेंसी में रिकॉर्ड करोगे। खत्म बेटा। दो कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग हैं, हमें अकाउंटिंग बिजनेसमैन के लिए नहीं, बिजनेस के लिए करनी है। सर जी लीगली पर्पज में दोनों सेम है, पर अकाउंटिंग पर्पज में दोनों अलग है। मनी मेजरमेंट ट्रांजेक्शन, तीन बातें, मनी में ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी, मेजर होंगी, एक्सप्रेस होंगी, अगर मॉनेटरी में नहीं कन्वर्ट हो सकती नहीं रिकॉर्ड करेंगे, और कॉमन यूनिट होनी चाहिए। दिस इज इंडियन करेंसी मेरे लिए, अगर इंडिया में कर रहे हो बात। बढ़िया सर, बढ़िया, मजा आ रहा है। दो पॉइंट खत्म। तीसरा है हमारा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। लल्लू सा कॉन्सेप्ट है, कहता है भैया अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है। सर जी वो कहता है आपकी, मान लो आज बिजनेस शुरू हुआ, मेरे बच्चे आज बिजनेस शुरू हुआ, आज मैंने स्टार्ट किया, दैट इज आज मेरा बिजनेस, जब भी डेट है, मान लो 1 अप्रैल 2026, यहां पे मैंने अपना बिजनेस शुरू किया। अब मैं कह रहा हूं जब मैं बिजनेस एंड करूंगा, जब भी मैं बिजनेस अपना बंद करूंगा, तब पूरे बिजनेस की एक बार में, दिस इज लाइफ ऑफ बिजनेस, ये मेरे बिजनेस की लाइफ होगी कि भैया यहां से शुरू हुआ और यहां बंद होगा। जब भी बंद होगा एक बार में अकाउंटिंग बना के दिखा दूंगा कि मेरी पूरे बिजनेस की लाइफ का ये प्रॉफिट है, ये लॉस है। बोलो हाँ या ना। चलेगा क्या? अकाउंट्स कहती है नहीं चलेगा। भैया जब बिजनेस बंद हो गया उसके बाद क्या प्रॉफिट लॉस निकालोगे? वो कहता है इस पूरी लाइफ को, जब से शुरू हुआ और जब से एंड हुआ, इस पूरी लाइफ को आप टुकड़ों में तोड़ोगे, इक्वल टाइम इंटरवल में तोड़ोगे, और इक्वल टाइम इंटरवल जनरली 1 साल का होगा। तो हर साल बाद आप अपने बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, प्रॉफिट लॉस निकालोगे, कंपेयर करोगे कि भैया पिछले साल से बेटर है या नहीं है। ये बात कौन बोलता है मेरे बच्चे? अकाउंटिंग पीरियड या पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। पढ़ के देखो, कहता है ये कॉन्सेप्ट का दूसरा नाम और है डिफाइन अकाउंटिंग पीरियड, कि हम बताएंगे भाई आपको एक अकाउंटिंग पीरियड जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। सर जी इस पीरियड के हिसाब से गोइंग कंसर्न अभी बात करेंगे। बिजनेस की लाइफ इनडेफिनेट यूज की जाती है कि भैया आज शुरू हुआ, चलता रहेगा, जब तक है अनंतकाल चलता रहेगा, हमें नहीं पता हम कब बंद करने वाले, चलेगा। तो उस पूरी लाइफ को, जो एंटायर लाइफ है बिजनेस की बेटा, हम उसे डिवाइड कर देते हैं इक्वल टाइम इंटरवल में, ताकि हर टाइम इंटरवल के एंड में हम बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बोले तो प्रॉफिट लॉस, और फाइनेंशियल पोजीशन बोले तो रेगुलर इंटरवल पे निकाल के बैठ सके। और ये जनरली इक्वल टाइम इंटरवल कितना होता है? ये जो टाइम इंटरवल है बेटा, ये पूरी लाइफ नहीं होती, ये जनरली यूजुअल दिस पीरियड एक कैलेंडर ईयर या एक फाइनेंशियल ईयर फॉलो होता है। इंडिया में हम फॉलो करते हैं 1 अप्रैल टू 31 मार्च। बात खत्म।
तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्लियर है। बाबू दोबारा बोल दे, बाबू मेरे बच्चे बोल दे फटाक से। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? कहता है सर जी आपको पूरी लाइफ की अकाउंटिंग नहीं करनी है, आपको लाइफ को डिवाइड करना है इक्वल टाइम इंटरवल में, और ये टाइम इंटरवल के बाद आप हर बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन निकालोगे, और ये टाइम इंटरवल जनरली 1 साल का होगा। 1 साल 1 अप्रैल से 31 मार्च शुरू होकर खत्म हो जाएगा। फोर्थ, गोइंग कंसर्न, इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, इंपॉर्टेंट। कहता है भाई साहब देखो, हाँ भाई अकाउंटेंट साहब, जब आप बिजनेस की अकाउंटिंग करोगे, ये अजम्पशन भी है, बाद में बात करूंगा इसके बारे में, ये अकाउंटिंग अजम्पशन भी है, प्रिंसिपल भी है, ध्यान सुनना। कहता है सर जी आप जब भी किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग करोगे तो आप ये मान के चलोगे, हाँ भाई हेलो, आप ये अजम्पशन लेके चलोगे कि आपका जो बिजनेस है वो चलता रहेगा फॉरशेबल फ्यूचर। जनरली हम फॉरशेबल फ्यूचर अगले 12 महीने की बात ही करके चलते हैं। भाई देखो ना, हम बिजनेस आज बना रहे हैं, अब अगले 12 महीने बाद फिर बनाएंगे अकाउंट्स, तो अभी ना मैं जहां पे खड़ा हूं उससे बस अगले 12 महीने तक की श्योरिटी, क्योंकि उसके बाद फिर देखूंगा एक बार। तो वो कहता है कि मान लो 31 मार्च 26 को खड़े हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, तो 1 साल 31 मार्च 27 तक का बस मुझे बता दो, क्या आप चला पाओगे बिजनेस? हाँ भी अकाउंटेंट साहब, क्या आप चला पाओगे? अगर हां तो आपका गोइंग कंसर्न फॉलो हो रहा है, और आपको जो बचपन से अकाउंटिंग सिखाई जा रही है, जो मैं आगे सिखाऊंगा वैसे ही बनेगा पीएनएल, वैसे ही बनेगा बैलेंस शीट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट वगैरह सब फॉलो होंगे। लेकिन आपने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे लग रहा है मैं 6 महीने बाद बिजनेस को ताला लगाना पड़ेगा, भाई हालत खराब है, हम नहीं चला पाएंगे, तो आपका गोइंग कंसर्न अजम्पशन पिट जाएगी, और आपको एनआरवी पे बैलेंस शीट पीएनएल बनानी पड़ेगी। दैट मींस जो आपने अभी तक कभी नहीं सीखा उस तरीके से बनेगी, मतलब नॉर्मल तरीके से नहीं बनेगी, तो अलग तरीके से बैलेंस शीट पीएनएल बनेगी, ये बात याद रखना। तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन ये बोलता है कि अगर आप नॉर्मल अकाउंटिंग करने जा रहे हो तो आप इसका मतलब ये अज्यूम कर रहे हो, चेक कर लो भाई साहब कि क्या आपका बिजनेस अगले 12 महीने फॉरशेबल फ्यूचर तक चलता रहेगा, ना आप बंद करने वाले हो, ना कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप बहुत ज्यादा बिजनेस ऑपरेशन, सिग्निफिकेंट मटेरियल ऑपरेशन, काम धंधे को कम करने वाले हो। मतलब मैं अपने बिजनेस का 70% पोर्शन कम करने वाला हूं, तो भाई ये भी दिक्कत वाली बात है, ये भी दिक्कत वाली बात है। हमें अंदाजा हो गया है कि आप अपना बिजनेस बंद करने वाले हो, दैट मींस आपको अकाउंटिंग चेंज करनी पड़ेगी एज पर दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, पढ़ो क्या कहता है। कहता है द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाई जाती है वो इस अजम्पशन पे बनाई जाती है मेरे बच्चे कि बिजनेस जो है वो गोइंग कंसर्न चलता रहेगा, विल कंटिन्यू ऑपरेशन फॉर द फॉरशेबल फ्यूचर। फॉरशेबल होता है अनंत काल, बेटा ये वर्ड याद रखना, फॉरशेबल एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए लाइन टू लाइन पढ़ा रहा हूं। फॉरशेबल फ्यूचर मतलब अगले 12 महीने जनरली फॉलो किया जाता है, क्योंकि उसके 12 महीने बाद फिर बैलेंस शीट बनाएंगे, फिर चेक कर लेंगे। ठीक है, हेंस ये माना जाता है कि कोई भी बिजनेस इस इंटेंशन में नहीं है, नाइदर द इंटेंशन नॉर द नीड, ना ही इंटेंशन है ना जरूरत है किसी भी बिजनेस को लिक्विडेट करने की, खत्म करने की, बंद करने की, या करटेल, करटेल मतलब होता है डिक्रीज करना, करटेल मतलब कम करना, करटेल मतलब डिक्रीज करना, कम करना, सिग्निफिकेंट मटेरियल द स्केल ऑफ इट्स ऑपरेशन, अपने बिजनेस के काम धंधे को कम करने की, सिग्निफिकेंटली मटेरियली 60-70% कम कर दिया, 4 ब्रांच में से 3 ब्रांचें बंद। ओ सर अगर ऐसा है तो बेटा अकाउंटिंग चेंज करनी पड़ेगी। तो ये अजम्पशन ये बोलती है कि भाई जब आप नॉर्मल अकाउंटिंग करने जा रहे हो ना, तो आप पहले चेक करो गोइंग कंसर्न है या नहीं, अगर है तो आप अपनी नॉर्मल अकाउंटिंग करोगे, और अगर नहीं है तो आपको कुछ अकाउंटिंग बदलनी पड़ेगी। इसी अजम्पशन के वजह से तो हम एसेट्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, करंट नॉन करंट एसेट, नॉन करंट लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि अगर 12 महीने के बाद एसेट आएगी या 12 महीने के बाद पे करना है तो नॉन करंट, बट अगर 12 महीने बिजनेस ही नहीं चलेगा तो सब करंट हो जाएगा, सब करंट हो जाएगा। दैट मींस इसी की वजह से हम एसेट लायबिलिटी को करंट और नॉन करंट में क्लासिफाई करते हैं। 4 कॉन्सेप्ट खत्म है, जल्दी बोलो बेटा। पहला बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग है। दूसरा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, सर जी सारी ट्रांजेक्शन को आपको मनी में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तीसरा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, सारी अकाउंटिंग जब आप करोगे तो पूरी लाइफ की अकाउंटिंग नहीं होगी, एक इक्वल टाइम इंटरवल की अकाउंटिंग होगी। चौथा गोइंग कंसर्न, जब बिजनेस की नॉर्मल अकाउंटिंग करना शुरू करोगे तो आप इस अजम्पशन से काम करोगे कि भैया अगले 12 महीने तक कोई दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत है तो आपको अकाउंटिंग चेंज करनी पड़ेगी। बेटा मजा आ रहा है? हाँ भाई मजा आ रहा है, और मजा आ रहा हो तो बेटा कमेंट जरूर कर, क्योंकि मुझे आपके कमेंट जब मैं करता हूं तो मुझे अंदर से ये फील आती है कि हाँ यार मैं अकेले नहीं रिकॉर्ड कर रहा हूं, अकेले नहीं पढ़ा रहा हूं, मेरा बच्चा मेरे साथ पढ़ता है, मेरी मेहनत सफल होती है, मतलब मेरा बच्चा मुझे देखता है, मुझे सुनता है, मेरी बातों को समझता है। कल को मेरा बच्चा जब AIR लेके आएगा तो मुझे उस पर प्राउड फील होगा कि हाँ यार ये मैंने पढ़ाया था इसे। क्लियर है? तो आप कमेंट करोगे, आपका नाम मेरे दिमाग में आएगा कि हाँ इसका कमेंट आया था, इस बच्चे का नाम है, तो उस नाम से मैं आपको रिकॉग्नाइज करना शुरू करूंगा।
ठीक है, कभी आप ही का एग्जाम्पल लूंगा, आज चिंटू पिंटू का एग्जाम्पल लेता हूं, आपके भी एग्जाम्पल लूंगा कि देखो भाई उस बच्चे ने मेरा एग्जाम्पल लिया, इस बच्चे ने किया, ठीक है ना, पक्की बात है। तो बेटा प्लीज आप इसको करो। जैसे मेरी एक ऑनलाइन स्टूडेंट थी नामरा करके, ठीक है, अभी उसका दिसंबर 25 में रिजल्ट हुआ और उस बच्ची की ऑल इंडिया रैंक 7 आई है, जरा आप चेक कर लेना गूगल पे, ठीक है। तो उसका वो भी ऑनलाइन थी, कहीं ना कहीं बच्ची का मैं नाम लेता था, वो बच्ची मेरे साथ ऑनलाइन बैच में थी, तो उसका नाम से ही मुझे याद हो जाता है कि हाँ भाई ये बच्ची मेरी है, ठीक है। बाकी मैं वही कह रहा हूँ कि आप अपना नाम करोगे तो भैया मुझे भी, मेरे को अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चा मेरे से कनेक्ट कर रहा है, मैं अकेले नहीं पढ़ा रहा हूँ, मेरा बच्चा मेरे साथ पढ़ता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ। 4 हो गए, पांचवा बेटा, पांचवा है कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये क्या कॉन्सेप्ट कहता है? कहता है सर जी आप जब भी बिजनेस की अकाउंटिंग करोगे तो आप एक चीज याद रखोगे कि आप जब एसेट्स खरीदते हो, आप मशीन खरीदते हो, आप बिल्डिंग खरीदते हो, आप फर्नीचर खरीदते हो, आप एसेट्स खरीदते हो, चाहे वो टेंजिबल हो या इंटेंजिबल, आप उसको खरीदते हो, जितने में खरीदते हो प्लस मान लो मैंने ये पेन खरीदा, तो इस पेन को खरीदने में 1,000 रुपए या मैं बोलूं 5,000 रुपए की इसकी परचेज प्राइस है, 5,000 रुपए की परचेज प्राइस, 500 रुपए इंस्टॉल करने वाले ने ले लिए, मान लो फॉर एग्जांपल 500 रुपए इंस्टॉल करने वाले ने ले लिए, तो जिस दिन मेरे को जब तक ये रेडी फॉर यूज नहीं होगा तब तक जो भी खर्चा होगा वो इसकी एक्विजिशन कॉस्ट होगी। क्या होगी? एक्विजिशन कॉस्ट। और चाहे कल को इसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाए बढ़ जाए, मुझे लेना देना नहीं है, मैंने इसे यूज करने के लिए खरीदा है, तो मेरी जितने में इसकी खरीद की लागत है मैं इसे उतने में ही बुक्स में शो करूंगा। मतलब 5,000 प्लस 500 5,500 रुपए की मेरी इसकी लागत है, मेरी बैलेंस शीट में ये एसेट 5,500 में ही आएगी, बोले तो कॉस्ट पे आएगी। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जितनी मैंने हिस्ट्री में इसके लिए पे किया था, जितना मैंने पैसा हिस्ट्री में इसके लिए पे किया था, वही मेरी बेटा क्या बनेगी? इसकी कॉस्ट बनेगी। ठीक है सर, ठीक है मेरे बच्चे, ठीक है, वेरी गुड। बट मैं क्या बोल रहा हूं मेरे लाल? मैं ये बोल रहा हूं कि कल को अगर इसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, बढ़ जाए, कम हो जाए, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मैं इसको अपनी कॉस्ट पे दिखाऊंगा। हाँ, डेप्रीशिएशन जितना मैं यूज करता जाऊंगा उतने से इसकी डेप्रीशिएशन से वैल्यू कम करता जाऊंगा। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जब भी आप कोई भी एसेट खरीदते हो मेरे बच्चे, तो आप उसे रिकॉर्ड करते हो बुक्स ऑफ अकाउंट में उस प्राइस पे जो उसका एक्विजिशन प्राइस है, जितने का आपको खरीदना पड़ा, ना कि मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू से लेना देना नहीं है। एक्विजिशन प्राइस कैसे आता है? उसे ओरिजिनल कॉस्ट ही बोलते हैं, कई बार आपने सुना होगा, डेप्रिसिएशन में तो भर भर के हम पढ़ेंगे। परचेज प्राइस प्लस इंस्टॉलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एनी अदर खर्चा जो भी उस एसेट को रेडी फॉर यूज बनाने में किया गया है, तो जो खर्चा आपने उसे रेडी फॉर यूज बनाने में किया है वो खर्चा उसकी एसेट की परचेज प्राइस में ऐड कर दो, जो लागत आएगी उसे ओरिजिनल कॉस्ट बोलेंगे और उसी पे हम शो करेंगे। हमें उसकी मार्केट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, हम उसे बैलेंस शीट में कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन करके दिखाएंगे, हमें उसकी मार्केट वैल्यू से लेना देना नहीं है। पर मैं ये बात अभी अधूरी बोल रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं अब जैसे AS10 रिवाइज हो गया है तो वो रिवॉल्यूशन मॉडल लेके आता है, पर ठीक है, ओरिजिनल पुराने तरीके से हम कॉस्ट पे ही चलते हैं। अगला मेथड है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, इसे हम डबल एंट्री सिस्टम के नाम से भी जानते हैं बेटा, और दिस इज द फेमस। आपको पता है इसके बारे में क्या बोलूं मैं? अकाउंट्स में एक तिनका भी हिलेगा ना बेटा, हर चीज के दो ट्रीटमेंट। सोच के देखो, मैंने एक पेन खरीदा है, क्या खरीदा? पेन। तो पेन आया और पैसा गया, पेन आया और पैसा गया, और हम कहते हैं एक आया एक गया, एक डेबिट एक क्रेडिट। मतलब अकाउंट्स की स्पाइनल कोड है डबल एंट्री सिस्टम कि भैया कुछ डेबिट होगा तो एक अकाउंट क्रेडिट भी होगा। इसी वजह से आपने बचपन में मेरे साथ एक अकाउंटिंग इक्वेशन वाली बात सुनी होगी, जो हमारी मैच होती है, बैलेंस शीट हमारी मैच होती है। नहीं सुनी है तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लेना। दैट मीन्स इस सिस्टम के हिसाब से हम कहते हैं हर ट्रांजेक्शन के बेटा कम से कम कितने इंपैक्ट होंगे? 2। बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते टाइम आपको 2 ट्रीटमेंट करने, एक डेबिट और एक क्रेडिट। रूल्स पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, टेंशन ना लेना, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो अगर एक अकाउंट डेबिट होगा तो पक्की बात है दूसरा अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। और इसे ही अकाउंट, इस प्रिंसिपल को हम डबल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं। और इससे हमारी एक इक्वेशन होती थी, चाहे आप इसे ऐसे लिखो या बचपन में लिखते थे एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये परफेक्ट अप्रोच है। ये हमारी इक्वेशन होती थी जो मैच करती थी कि हमारी जितनी भी एसेट है उसका पैसा या तो मैंने लगाया है कैपिटल, या उधार लिया है लायबिलिटी। तो हमारा पैसा, हमारी एसेट, हमारी लायबिलिटी प्लस कैपिटल के हमेशा बराबर होंगी। एक इधर आएगा तो एक इधर पक्का पक्का कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, 6 कॉन्सेप्ट हो गए, नॉर्मल थे ये 2, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इसमें से अगर मैं इंपॉर्टेंट की बात करूं तो आप कॉस्ट को इंपॉर्टेंट कर सकते हो, डुअल एस्पेक्ट तो नॉर्मल है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। आगे है मेरे बच्चे कंसिस्टेंसी, मजेदार इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कंसिस्टेंसी क्या बोलता है मेरे बाबू, मेरे बच्चा, मेरे सोना, ध्यान से सुन। वो कहता है एक बच्चा है मेरा, ओह एक बच्चा था मेरा,
पता नहीं, कमेंट करोगे तो मैं उनका नाम लूंगा। अभी मैं नाम भूल गया क्योंकि बच्चा कमेंट ही नहीं करता है। सर एक बच्चा था मेरा, एक प्यारा सा बच्चा था, 3-4 साल पहले की बात बता रहा हूं। उसका रोज मेरी क्लास में आता था, फिजिकल क्लास की बात है। सर आता था, एक बार उसके छोटी छोटी नॉर्मल बाल थे जैसे मेरे, ठीक है बढ़िया, कोई टेंशन नहीं। 1 साल तो उसने ऐसे ही पढ़ा। अगले साल मेरे बच्चे ने आया और एकदम मतलब बड़े बड़े बाल, इतने बड़े बड़े, कहता सर नमस्ते। मैंने कहा नमस्ते। मैंने कहा कौन? उसने ऐसे करके हाथ, कहता सर मैंने कहा ओह XYZ, ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद वो अगले साल फिर आया, फिर वो गंजा, बाल ही नहीं, कह रहा सर नमस्ते। मैंने कहा कौन? कह रहा ऐसे ऐसे हाथ रख के दिखाया, कह रहा सर मैं, पहचाना नहीं। मैंने कहा यार परेशान कर रखा है तूने, कभी गंजा हो रहा है, कभी बाल बड़े बड़े कर ले रहा है, कभी छोटे कर ले रहा है। यार एक चीज फॉलो कर लेना, या तो बड़े बाल या छोटे बाल, पक्की बात है। दैट इज नीड कंसिस्टेंसी। हम भी अकाउंट्स में यही कहते हैं कि भाई हमारे पास भी कई सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे आपने बचपन में डेप्रीशिएशन का मेथड पढ़ा, अब डेप्रीशिएशन लगाने के 2 मेथड होते हैं, अभी तो 2 ही थी ना, अभी और सिखाऊंगा मैं, SLM और WDV, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। नहीं पता कोई बात नहीं, पढ़ाऊंगा मैं। इन्वेंट्री के भी ऐसे ही कई मेथड होते हैं, फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, नहीं सुना है, सुनाऊंगा, पर ऐसे मेथड है। अब मेरा बच्चा 1 साल फीफो लगाता है, फिर 1 साल लीफो लगाता है, फिर 1 साल वेटेड एवरेज, 1 साल SLM लगाता है, फिर 1 साल WDV लगाता है, फिर 1 साल SLM लगाता है, फिर अरे ये क्या चल रहा है भाई। तो हमारी अकाउंट्स कहती है भाई जो भी आप मेथड या प्रिंसिपल फॉलो करना चाहते हो उसे एक बार सिलेक्ट करो और उसे कंसिस्टेंटली 1 ईयर टू अनदर ईयर फॉलो करो। ऐसा नहीं है कि हर साल चेंज करोगे। क्यों नहीं चेंज कर सकते भाई? हम कंपेयर नहीं कर पाते आप अच्छे हो या बुरे हो। आप 1 साल SLM से काम कर रहे हो, अगले साल WDV, समझ ही नहीं आ रहा कि भैया उस साल अलग मेथड लगाया था तो प्रॉफिट लॉस अलग आया था, इस साल अलग लगाया तो अलग प्रॉफिट लॉस आया। तो वो कहता है कंसिस्टेंटली फॉलो करो। मैंने बच्चे को बोला, बच्चे या तो बड़े बाल रख ले या बिल्कुल मत रख, एक रख। कह रहा सर मैं बड़े बाल रखूंगा, ठीक डन। पर बच्चे हमने कंसिस्टेंटली फॉलो तो करवा दिया, पर अगले साल उस बच्चे के बाल ही नहीं आए। हो भाई, एक्सेप्शनल केसेस भी तो हो सकते हैं। उसने कहा बड़े बाल रखूंगा पर बाल ही नहीं आए, तो भाई उस केस में क्या है? ऐसे ही मैंने सोचा मैं SLM ही फॉलो करूंगा, अब WDV नहीं लगाऊंगा हाथ। बट एक्सेप्शन है, 3 बातें कह रहा भाई। अगर कोई लॉ कह दे, कल को नया लॉ आ जाए, कंपनीज एक्ट में लिख दे कोई, कंपनीज एक्ट में कुछ लिखा हो कि भाई यही मेथड लगाना है आपकी कंपनी को, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज पे लॉ लगा था कि भाई आपको SLM लगाना है, तो अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने WDV लगा रखा तो भाई उसे SLM लगाना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। AS दूसरा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, पढ़ाऊंगा मैं आगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ जाए और वो कहते हैं भाई साहब चेंज करना है। जैसे मैंने बोला फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, इन्वेंट्री को, स्टॉक को वैल्यू करने के मेथड है। मैंने लीफो सेलेक्ट किया मैंने बोला लीफो करेंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट, छोड़ दो अभी क्या होता है। लेकिन AS2 रिवाइज हो गया, AS2 ने बोला फीफो और वेटेड एवरेज, लीफो नहीं लगेगा, तो भाई मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो पहला कोई लॉ कह गया, दूसरा कोई AS कह गया, तीसरा बेटर प्रेजेंटेशन। हाँ जी कॉस्ट अकाउंटेंट जी, आप प्रोफेशनल्स को लगता है भाई जो कंपनी फॉलो कर रही है मेथड ये सही नहीं है, ये बेकार मेथड फॉलो कर रही है, तो आप भी चेंज करा सकते हो। अगर आपको लगता है बेटर प्रेजेंटेशन दूसरे मेथड से, तो आप चेंज करवा सकते हो। 3 ही तरीके हैं, पढ़ लो फटाक से। कह रहा है इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो भी आप पॉलिसी बनाते हो उसे एक बार सिलेक्ट करते हो और उसे फॉलो करते हो कंसिस्टेंटली फ्रॉम 1 ईयर टू अनदर ईयर। लाइन याद रखना, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में MCQ बनेगा। बेटर कंपेरेबिलिटी होती है, ताकि बेटर कंपेरेबिलिटी हो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन की, बहुत बढ़िया, ठीक है। लेकिन कई बार हमें इस चेंजेस की एक्सेप्शंस भी होती हैं, हमें कुछ चीजें चेंज करनी पड़ती हैं। एक्सेप्शंस में क्या क्या है बेटा? अगर कोई हमें लॉ लगता है AS कह रहा है तो हमें चेंज करना पड़ता है, कोई लॉ कह रहा है भाई साहब तो चेंज करना पड़ सकता है, या हमें लगता है बेटर प्रेजेंटेशन, अगर बेटर प्रेजेंटेशन है तो भी हम चेंज कर सकते हैं। तो 3 ही वजह चेंज करने के, उसके अलावा अपनी मन मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। लॉ, AS या आपका प्रोफेशनल कहता है कि भाई साहब चेंज करो तो चेंज करना पड़ेगा, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है, खत्म। अगला आ गया रेवेन्यू रिकॉग्निशन या रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, ये नॉर्मल है। वो क्या बोलता है, मान लो आपने एक लैंड खरीदी, सिंपल समझना है इसको, प्रैक्टिकल है ये। एक लैंड खरीदी जिसकी कॉस्ट है, जिसे आपने खरीदा था 2015 में, ठीक है, और 15 में खरीदा था आपने इसे 10 लाख रुपए का। 10 लाख आपने सामने वाले को पे किया था, 50,000 आपने रजिस्ट्री का पे किया था, तो लैंड आपको पड़ी थी 10,50,000 की, ये इसकी कॉस्ट थी। दिस इज
ओरिजिनल कॉस्ट। क्या बोलेंगे? ओरिजिनल कॉस्ट। और कॉस्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप इसको 10,50,000 पे रिकॉर्ड करोगे। बढ़िया सर, बढ़िया बढ़िया। आज 2026 की चल रहा है और 2026 में इस लैंड की कीमत कहीं ना कहीं हाईवे निकल गया बगल से, या गवर्नमेंट का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ गया, या किसी इंडस्ट्री बहुत बड़ी लग गई और इस लैंड की कॉस्ट आज की डेट में बेटा 5 करोड़ हो गई है। इस लैंड की कीमत जो हमने 10,50,000 की खरीदी थी, आज इसकी मार्केट में वैल्यू 5 करोड़ है। पक्की बात है। आज अगर मैं आज बेचूं तो मुझे सीधा सीधा बैठा बिठाया बेटा अच्छा खासा 4,84,50,000 का फायदा हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, सीधा। क्या ये प्रॉफिट, क्या ये रेवेन्यू, क्या ये इनकम मैं रिकॉग्नाइज कर लूं मैं रिकॉर्ड कर लूं कि भैया मेरे को इनकम हो गई, मेरा प्रॉफिट हो गया? कहता नहीं सर, जब तक आपकी इनकम, प्रूडेंस वाली बात करूंगा अभी मैं, कंजर्वेटिज्म भी पढ़ाऊंगा और वो कंजर्वेटिज्म का दूसरा भाई है ये। हाँ जी, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट कहता है भाई आप इनकम को तभी रिकॉर्ड करोगे जब आपको सर्टेनिटी टू रियलाइज आ जाएगी कि ये पैसा जो आप कमाने की बात कर रहे हो ये आप कमा चुके हो, इसकी सर्टेनिटी आ गई। जिस दिन मैं बेच दूंगा, सामने वाले को सेल डीड बना दूंगा, भले ही पैसा आया ना आया हो, लेकिन मेरे पास अधिकार आ गया कि अब सामने वाला मुझे पैसा देगा, मैं इस प्रॉफिट को 4.5 जो भी है 4,85,84,00,000 का प्रॉफिट मैं रिकॉर्ड कर लूंगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? कहता है भैया इस कॉन्सेप्ट के, ये प्रॉपर्ली कॉस्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। कहता है भाई साहब हम मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, वही वाली बात लिखता है। कहता है अगर कोई भी एसेट की वैल्यू में चेंज आता है, जैसे मेरी केस में लैंड की वैल्यू कॉस्ट कितनी थी 10,50,000 बढ़ के हो गई 5 करोड़, तो उस केस में हम उस चेंज को तभी रिकॉर्ड करेंगे जब बिजनेस उसे रियलाइज करेगा, बोले तो एक्चुअल में बेचेगा। जब तक नहीं बेचेगा तब तक वो कॉस्ट पे ही फॉलो होगा, वो उसकी रियलाइजेशन नहीं होगा। अगर एसेट आपने कॉस्ट पे रिकॉर्ड करी थी, जैसे मेरे एग्जांपल में मैंने 10,50,000 यहां 5 लाख बोली थी, और अगर आज उसकी करंट कॉस्ट बोले तो मार्केट में वैल्यू उसकी हो चुकी है 15 लाख, तो 10 लाख का प्रॉफिट मैं नहीं रिकॉर्ड कर सकता बेटा तब तक जब तक ये सर्टेनिटी ना आ जाए मुझे कि भैया ये पैसा आने वाला है। ठीक है, बढ़िया, डन डनाडन, क्लियर। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन भाई है दूसरा किसका? कॉस्ट कॉन्सेप्ट का, या अभी कंजर्वेटिज्म पढ़ोगे तो उनका, कि भैया कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगा, मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं होगा। मार्केट वैल्यू पे कब रिकॉर्ड होगा? जब मेरा कंजर्वेटिज्म या मैं कहूं सर्टेनिटी टू रियलाइज हो जाएगी। इनकम तो तभी रिकॉर्ड कर सकते हो, बात खत्म। रेवेन्यू मतलब इनकम। ठीक है, ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं बेटा। एक्युरल कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, आराम से बस खत्म है। लास्ट के 2-3 बच्चे हैं, जल्दी जल्दी पढ़ो। एक्युरल कॉन्सेप्ट अगेन इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता है? कहता है सर जी आपका ईयर, जो भी आपका करंट ईयर है, मान लो मेरा करंट ईयर है 2025-26, कहता है अगर कोई भी इनकम या एक्सपेंस, जनरली इनकम एक्सपेंस पे लगता है, कहता है वो अगर रिलेट करता है मेरे करंट ईयर से, भले ही वेदर, चाहे ये पैसा आया हो, रिसीव हुआ हो या ना हुआ हो, पेड हुआ हो या ना हुआ, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैश पेमेंट रिसीप्ट, कि पैसा आया है नहीं आया, बस ये इस साल से रिलेट करता है तो मैं इस साल के खर्चे इनकम में डालूंगा। एक्युरल कॉन्सेप्ट कहता है इस साल की अकाउंटिंग में करंट ईयर, जब आप प्रॉफिट लॉस निकालोगे तो करंट ईयर में जो भी इनकम एक्सपेंस इस साल से रिलेट करते हैं, चाहे भले ही उनका पैसा आया है या नहीं आया है, जो पेमेंट हुई है नहीं हुई है, आप ऑन द बेसिस ऑफ एक्युरल, उधार बेसिस पे भी रिकॉर्ड कर लोगे। बेटा बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे हम, तो एनपीओ वगैरह भी बातें करेंगे। ये सिंपल इतनी सी बात कहता है कि मान लो मेरे बच्चे, आराम समझना, मैं कहता हूं मैंने एम्प्लॉय को इस साल काम कराया, पूरे साल मेरा एम्प्लॉय मेरे लिए काम कर रहा है, पर मैंने उसको फरवरी और मार्च की सैलरी बोला बेटा अप्रैल में दूंगा, थोड़ा टाइम अभी दिक्कत चल रही है, फरवरी और मार्च की सैलरी अभी मत ले, मैं बाद में दूंगा। मैंने फरवरी और मार्च की सैलरी उसे अगले साल मई में दी, तो क्या वो खर्चा मई का हो जाएगा? क्या उसे मई में रिकॉर्ड करेंगे? नहीं, वो खर्चा मेरे इसी साल से बिलोंग करता है, तो मुझे इसी साल आउटस्टैंडिंग के नाम से उसे खर्चे पीएनएल में डालना पड़ेगा। सर मेरा एक एम्प्लॉय था जिसे मैंने एडवांस दे दिया, मैंने कहा ले भाई तू अगले अप्रैल और मई का पेमेंट अभी ले जा, ले पकड़ अभी ले जा। तो यहां दो बातें एक्रुअल में, बेटा ध्यान सुनना, दो बातें एक्रुअल में। पहला कहता है इस साल का छोड़ेंगे नहीं, ऐसे याद रखो, करंट ईयर का छोड़ेंगे नहीं, और जो करंट ईयर का है नहीं उसे रखेंगे नहीं। भले ही मैंने सैलरी इस साल पे कर दी, बट क्या वो इस साल की अप्रैल में अगले साल की हटाओ खर्चे में से एडवांस दिखा के अगले साल डालेंगे।
बात समझ आ रही है? तो एक्रुअल कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लोजली कहता है करंट ईयर से रिलेटेड अगर कोई चीज है तो उसे छोड़ेंगे नहीं, और कोई चीज करंट ईयर से रिलेट नहीं कर रही है, भले ही इस साल पे हो गई है, रिसीव हो गई है, हम उसे रखेंगे नहीं, हम उसे इनकम एक्सपेंस में रिकॉर्ड, अपने पीएनएल में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया, पढ़ के देखो। कह रहा है द इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड अदर इवेंट आर रिकॉग्नाइज्ड ऑन द मर्केंटाइल बेसिस। याद रखना बेटा ये वर्ड मर्केंटाइल बेला बोले तो एक्रुअल, ठीक है, मर्केंटाइल बोले तो एक्रुअल का दूसरा नाम है। इसमें क्या होता है, जब ट्रांजैक्शन होती है, चाहे पैसा आया हो या ना आया हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही हुई, इस साल हुई तो इस साल रिकॉर्ड होगी, अगले साल की है तो अगले साल रिकॉर्ड होगी, उसे हम रिकॉर्ड कर लेंगे अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड में और रिपोर्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जिस पीरियड से, बेटा इंपॉर्टेंट वर्ड, जिस पीरियड से वो रिलेट कर रही है। अगर करंट ईयर से रिलेट कर रही है तो करंट ईयर में, अगले साल से रिलेट कर रही है तो अगले साल से। ठीक है, पक्की बात है, बात बाकी छोड़ दो, ये पॉइंट छोड़ दो, है ना, ये छोड़ दो। मेन पॉइंट यही है कि भैया मैंने दो बातें बोल दी, करंट ईयर का छोड़ेंगे नहीं और जो करंट ईयर का है नहीं उसे रखेंगे नहीं। कैश बेसिस नहीं फॉलो कर रहे, हम एक्रुअल बेसिस फॉलो कर रहे हैं। कैश बेसिस मतलब होता है पैसा आया तो इस साल रिकॉर्ड करेंगे, नहीं आया तो नहीं रिकॉर्ड करेंगे, ना ना ना, ऐसा नहीं है, पैसे से हमें लेना देना है ही नहीं। ठीक है, मैचिंग कॉन्सेप्ट नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, कहता है बस इसे एक लाइन में याद रखो, जो खर्चे हैं बिजनेस के वो आपके मैच होने चाहिए, मैच होने चाहिए विद द रेवेन्यू, विद दी रेवेन्यू। इसे मैं ऐसे बोलूं, इस साल की इनकम, अगर आप करंट ईयर की इनकम देख रहे हो तो खर्चा भी करंट ईयर का ही होना चाहिए। मान लो मैं कह रहा हूं कि सर 2025, 2026 और 2027, ठीक है, 2027 छोड़ दो, 2025-26 ऐसे लिखता हूं मैं, ऐसे लिखता हूं, 2024-25 और 2025-26, ये मेरा प्रीवियस ईयर और ये मेरा करंट ईयर। प्रीवियस ईयर में सेल थी 50 लाख, करंट ईयर में सेल हो गई 1 करोड़, 1 करोड़ लाख, टोटल सेल हो गई 1.5 करोड़, टोटल सेल हो गई 1.5 करोड़। मैंने एजेंट बुलाया जिसके थ्रू मैं ये सामान बेचता हूं, एजेंट को बोला भाई साहब ले कमीशन पकड़, दोनों साल का इकट्ठा कमीशन अभी दे दिया, 1.5 करोड़ का 10%, बेटा निकला 15 लाख रुपए। 15 लाख कमीशन मैंने उठाया और करंट ईयर 2025-26 में पे कर दिया। कमीशन पेड इस साल कितना, 2025-26 में मेरे बाबू, मेरे बच्चे, मेरा सोना, 15 लाख कमीशन पे कर दिया। अब नाउ वही एक्रुअल कॉन्सेप्ट का दूसरा भाई लगा दो मैचिंग में। क्या ये खर्चा 15 लाख रुपए मेरे बच्चे इस साल रिकॉर्ड होगा? क्या ये इस साल की इनकम पे डिपेंड कर रहा है? नहीं सर, इनकम 2 साल की, कमाई 2 साल करी, खर्चा 1 साल में कैसे डालोगे? तो जो इसका इस साल से बिलोंग कर रहा है 50 लाख का 10%, 5 लाख का कमीशन पिछले साल रिकॉर्ड होना चाहिए था, और जो 10 लाख का खर्चा है वो करंट ईयर में रिकॉर्ड होना चाहिए था। चाहे एक्यूरेट बोलो चाहे मैचिंग बोलो, कि भैया खर्चा आपका उसी साल का है, उसी साल रिकॉर्ड होना चाहिए, और खर्चा शुड बी मैच विद द रेवेन्यू, कि इस खर्चे से इस साल हमने कितना बेनिफिट जनरेट किया, कितना जनरेट किया, डेप्रीशिएशन वगैरह वगैरह, ये सब इन्हीं के तो एग्जांपल है मैचिंग के, कि भैया जितना जितना यूज करते जाएंगे उतना उतना फायदा उठा दिया हमने, उतना उतना डेप्रीशिएशन का खर्चा डालते जाओ। ठीक है, तो एक्सपेंस इस क्वेश्चन, अगर आपको सही प्रॉफिट लॉस निकालना है टू असर्टेन करेक्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, तो बेटा सारे खर्चे बिजनेस के मैच होने चाहिए रेवेन्यू से, उस पीरियड से जिसमें वो लिखा गया है। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर में जब आप काम करोगे तो पहले रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा, पहले इनकम रिकॉर्ड होंगी, इसीलिए पहले सबसे पहले सेल रिकॉर्ड होती है, फिर उससे रिलेटेड खर्चे रिकॉर्ड होते हैं ताकि सही प्रॉफिट निकल सके। ठीक है, तो याद रखना दो बातें, खर्चे मैच होने चाहिए रेवेन्यू से, और रिकॉर्ड करने का सीक्वेंस क्या होगा, पहले इनकम्स रिकॉर्ड होंगी फिर खर्चे रिकॉर्ड होंगे, ताकि इनकम का मैच हो जाए खर्चों से। बढ़िया, 2 कॉन्सेप्ट बेटा, और टोटल 10 कॉन्सेप्ट हो चुके हैं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेसमैन अलग, दूसरा हमारा मनी मेजरमेंट, सारी ट्रांजेक्शन मनी में रिकॉर्ड होनी चाहिए, तीसरा हमारा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, कि भैया अकाउंट्स की पूरी लाइफ की नहीं, इक्वल टाइम इंटरवल की अकाउंटिंग करो, फिर हमारा गोइंग कंसर्न, बिजनेस चलता रहेगा फॉरसेबल फ्यूचर, हमें कोई इंटेंशन नहीं है बंद करने की, अगर बंद करने की तो हमें अकाउंटिंग चेंज करनी पड़ेगी। 5वां कंसिस्टेंसी, बिजनेस में जो भी पॉलिसी सिलेक्ट करोगे उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे, चेंज करने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्शन 3 है। उसके बाद हमारा था फिर था हमारा शायद रेवेन्यू रिकॉग्निशन, है ना, कौन सा लिखा था मैंने यहाँ पे, नहीं, डुअल एक्सपेक्ट, हर चीज के डबल ट्रीटमेंट होंगे, एक डेबिट एक क्रेडिट, डबल एंट्री सिस्टम, इसे ही बोलते हैं। उसके बाद था हमारा यहाँ पे कौन सा था सर, कंसिस्टेंसी हो गया, और क्या छूट गया पीछे मेरे से,
हाँ, कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि भैया आप जब भी कोई एसेट खरीदोगे उसे हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करोगे, एक्विजिशन प्राइस पे रिकॉर्ड करोगे, मार्केट वैल्यू से लेना देना नहीं है। इसी से बिल्कुल जुड़ा हुआ भाई या रेवेन्यू रिकॉग्निशन की अगर मार्केट वैल्यू बढ़ भी रही है तो आप जो इनकम हो रही है उसे तब तक नहीं रिकॉर्ड करोगे जब तक वो इनकम आपको रियलाइज नहीं हो जाती, सर्टेन नहीं हो जाती, तब तक रिकॉर्ड नहीं करोगे। उसके बाद था हमारा कहीं ना कहीं एक्रूअल कॉन्सेप्ट। इस साल की इनकम, इस साल का खर्चा इस साल ही रिकॉर्ड होगा, अगले साल नहीं होगा। इस साल का छोड़ेंगे नहीं, भले ही चाहे पैसा आया हो ना आया हो सर, अगले साल का या पिछले साल का रखेंगे नहीं, चाहे वो करंट ईयर में आया हो या ना आया हो। ठीक है, मतलब इस साल का छोड़ेंगे नहीं और अगले साल का रखेंगे नहीं। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि भैया खर्चे मैच होने चाहिए रेवेन्यू के साथ, और आपको पहले रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे फिर खर्चे। ऑलमोस्ट खत्म करने वाले हैं बेटा कंजर्वेटिज्म, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। कंजर्वेटिज्म बोलो या प्रूडेंस बोलो, आप कहते हो दो चीजें, एक फ्यूचर के बारे में बात कर लेते हैं। अगर फ्यूचर में आपको कोई खर्चा दिख रहा है, लॉस दिख रहा है, एक्सपेक्टेड खर्चा दिख रहा है कि ये होने वाला है, आप कोर्ट में केस हारने वाले हो, आपको डाउट है कि भैया मेरा डेटर पैसा नहीं देगा, डूबने वाला है, वट एवर, तो मेरे बच्चे आप नुकसान में आंख नहीं बंद करोगे, आप उस नुकसान को आज से प्रोविजन बना के रिकॉर्ड करोगे, आप उसके लिए आज से पैसा जोड़ना शुरू करोगे एज पर द कंजर्वेटिज्म, एज पर द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। पर अगर आपको फ्यूचर में इनकम दिख रही है कि भाई मैं इतना कमा लूंगा, मैं कोर्ट में केस जीत जाऊंगा, तो वो कहता है इग्नोर मारो, जब तक जीत नहीं जाते, तब तक सर्टेन नहीं हो जाता, तब तक आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। एज पर द कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, अकाउंटेंट को आप एंटिसिपेट नहीं करोगे एनी फ्यूचर इनकम। तो अगर कोई फ्यूचर में इनकम है तो आप उसे रिकॉर्ड नहीं करोगे, बट हाउएवर अगर उसे कोई लॉस दिख रहा है कि फ्यूचर में लॉस, तो उसके लिए प्रोवाइड मतलब प्रोविजन बनाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, कह रहा देयर आर मेनी अल्टरनेटिव इन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स। अकाउंटेंट को खुद मेथड लगाने पड़ेंगे कि उसे कौन सी लोअर वैल्यू उठानी है। इसीलिए याद रखना, जब हम लगाते हैं ना क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, तो हमेशा हम क्लोजिंग स्टॉक को क्या करते हैं, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लोअर, कि भैया हमें हमेशा लोअर देखना है, प्रॉफिट नहीं देखना है कि हमने जितने में खरीदा, अगर मार्केट वैल्यू उससे ज्यादा है मतलब प्रॉफिट, इग्नोर मार दो, लेकिन अगर मार्केट वैल्यू कम है मतलब लॉस रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। बहुत बहुत बढ़िया, ये इंपॉर्टेंट है। ये वाला एग्जांपल याद रखना कि किसका एग्जांपल है, एमसीक्यू बन सकता है, ये किसका एग्जांपल है। मटेरियलिटी, ऑलमोस्ट लास्ट कॉन्सेप्ट। मटेरियलिटी क्या होता है बेटा, मटेरियलिटी होता है, बेकार सा कॉन्सेप्ट है, पहले होता था फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। याद रखना ये वर्ड, फुल डिस्क्लोजर की एक्सेप्शन है। फुल डिस्क्लोजर क्या होता है, वो कहता है ट्रांजैक्शन जो भी हुई है बिजनेस में, उनको आपको रिकॉर्ड तो करना ही है, साथ में उन्हें डिस्क्लोज भी करना है। रिकॉर्ड करना मतलब एंट्री मारना, डिस्क्लोज करना मतलब पीएनएल में उसका प्रॉपर सब हेड देना, बैलेंस शीट में हर चीज देना। अब एक बात बताओ, मेरी बैलेंस शीट में 1 करोड़ की एसेट्स हैं, ऑलमोस्ट बड़ी बड़ी बैलेंस शीट है मेरी, बड़ी बड़ी एसेट्स हैं। अब उसमें मैंने एक कैलकुलेटर खरीदा 150 रुपए का, तो वो कहता है 150 रुपए रिकॉर्ड होगा, हाँ रिकॉर्ड तो होगा, एंट्री मरेगी, लेकिन क्या उस 150 रुपए की चीज को मैं अपनी एसेट में दिखाऊंगा, क्योंकि कैलकुलेटर की भी तो लाइफ 1 साल से ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है, तो ये है तो एसेट, पर क्या इसे एसेट में डालना चाहिए, खर्चे में डाल के राइट अप करो। सर एसेट में जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि एसेट है, पर फुल डिस्क्लोजर तो बोलता है भाई अगर है तो है, एसेट में रिकॉर्ड करो। पर मेटिलिटी कहता है कि भाई ये एक्सेप्शन है फुल डिस्क्लोजर की, भाई क्या बात कर रहे हो, फुल डिस्क्लोजर आप रिकॉर्ड सबको करो, पर सारी चीजें बैलेंस शीट में नहीं लिख दोगे ना। जो छोटी मोटी चीजें, जो छोटे मोटे खर्चे हैं, चाहे भले ही वो एसेट का रूप ले रहे हो, भले ही उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, पर बेटा वो इतना छोटा अमाउंट है कि वो मेरे डिसीजंस को इंपैक्ट नहीं कर सकता, वो मेरी बैलेंस शीट में एसेट का रूप नहीं ले सकता, तो आप उसे हटाओ। आप वही डिस्क्लोज करोगे, आप वही एसेट्स दिखाओगे, आप वही खर्चों का मेन हेड बनाओगे जो आपके लिए रेलिवेंट हैं, जो आपके डिसीजंस को इंपैक्ट डाल सकती हैं। अदरवाइज अदर एक्सपेंसेस, मिसलेनियस, बात खत्म। ठीक है, तो कहता है अकॉर्डिंग टू द मटेरियलिटी ऑल द आइटम जिनका भी सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इफेक्ट है, जिनका इंपॉर्टेंट इंपैक्ट है बिजनेस पे, और वो इंटरप्राइजेस डिस्क्लोज करेगी, उन्हें डिस्क्लोज करेगी। वो एनी इनसिग्निफिकेंट आइटम जिनका कोई इंपॉर्टेंट रोल, इनसिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, विल इंक्रीज द वर्क ऑफ अकाउंटेंट, वो सिर्फ अकाउंटेंट का काम बढ़ा रहे हैं, उन्हें आपको विल नॉट बी रेलिवेंट टू द यूजर नीड, शुड नॉट बी डिस्क्लोज। उसे अगर यूजर की नीड का नहीं है तो आपको उसे डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे।
ठीक है। तो मेटेरियलिटी वैसे तो जजमेंटल एरिया, सब्जेक्टिव टर्म्स है, आपका डिपेंड करेगा किसके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है। हो सकता है मेरे लिए कैलकुलेटर 150 रुपए इंपॉर्टेंट ना हो, पर किसी के लिए 150 रुपए इंपॉर्टेंट हो, तो वो आपके हिसाब से देखना पड़ेगा कि आपको कितना परसेंटेज तक, कितना अमाउंट तक आपको खर्चे डालना है। उसके ऊपर का अगर आपकी कोई एसेट है तो वो रिकॉर्ड करना है, तो वो मेटेरियलिटी आपका कॉन्सेप्ट देखा जाएगा। ठीक है, मतलब मेटेरियलिटी मतलब इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी, सारी चीजें डिस्क्लोज नहीं होंगी। ठीक है बाबू, खत्म हो गया बच्चे। एक ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन जाता है आपके लिए, बेटा हमने जितने ही पढ़े उसमें से ये 3 चीजें क्या क्या, गोइंग कंसर्न, क्या क्या, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्यूरल। दोबारा बोलो, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्यूरल, इन्हें हम बोलते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। मतलब हम किसी भी बिजनेस की जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम ये 3 बातें मान के चलते हैं कि बिजनेस में फॉलो हो रही होंगी। बिजनेस चलता रहेगा, बिजनेस में करंट ईयर की हमने कुछ भी चीजें नहीं छोड़ी होंगी, और बिजनेस हमारा कंसिस्टेंटली जो पिछले साल पॉलिसीज थी वही पॉलिसीज फॉलो हुई थी। अगर आपने इनमें से कुछ भी चेंज करा, मान लो आपने बोला गोइंग कंसर्न नहीं फॉलो हो रहा है, तो आपको अकाउंटिंग बदलनी पड़ेगी और आपको सेपरेट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। आपने कंसिस्टेंटली अगर पॉलिसी चेंज करी है पिछले साल से, कोई भी लॉ की वजह से, एएस की वजह से, तो आपका उसको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि ये पॉलिसी में चेंज आया है। अगर आपने कोई चीज एक्यूरल फॉलो नहीं की है तो आपको उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब सीधा याद रखना, हम हमेशा जब भी अकाउंटिंग करने जाएंगे, कौन सी, नॉर्मल अकाउंटिंग, तो हम अपने आप मान के चलेंगे कि बिजनेस ने ये 3 चीजें तो फॉलो हुई होंगी। बिजनेस चलता रहेगा, कोई भी पॉलिसी चेंज नहीं होगी, और सारी करंट ईयर की चीजें हमने रिकॉर्ड कर ली होंगी। क्लियर है? तो अगर ये चीजें हो रही हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको कोई सेपरेट डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। अगर ये फॉलो हुई है, अगर ये फॉलोड है, तो आपको सेपरेट बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फंडामेंटल अजम्पशन है, सबको पता है कि ये तो हुआ होगा। लेकिन अगर इनमें से कोई भी चेंज हुआ, फॉलो नहीं हुआ, इसमें चेंज हुआ, तो आपको उसका सेपरेट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। यही बात मैंने लिखी है। कह रहा अगर नथिंग, कुछ नहीं लिखा है, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये अजम्पशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते टाइम ये फॉलो हुई है, अज्यूम करते हैं कि ये ऑलरेडी हैव बीन फॉलोड, ये फॉलो की गई है। पर हाउ एवर, हालांकि अगर ये फॉलो नहीं की गई है, एनी ऑफ द एबव मेंशन फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन इज नॉट फॉलोड, तो आपको इस बारे में बताना पड़ेगा, इसको शुड बी डिस्क्लोज प्रॉपर्ली बताना पड़ेगा कि भाई हमने इनमें से फॉलो नहीं हुए। मतलब इस पे एमसीक्यू पक्का बन सकता है कि अगर ये अजम्पशंस फॉलो हो रही है तो मुझे कोई डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है, और अगर फॉलो नहीं हो रही है तो डिस्क्लोजर देने की जरूरत पड़ेगी। मेरे बच्चे थैंक यू, थैंक यू मेरे बच्चे। यहाँ आपका आई थिंक मेरे हिसाब से यूनिट 1 और यूनिट 2 खत्म हो जाता है सीएम में मेरे बच्चों। थैंक यू सो मच। वीडियो में मजा आया हो, आपके सारे प्रिंसिपल, सारे अजम्पशंस क्लियर हो, तो लाइक करना, शेयर करना, प्यार बरसाना, स्पेशली कमेंट जरूर करना। थैंक यू बच्चों, टेक केयर, हैव अ गुड डे। मुस्कुराते रहो क्योंकि आप सीएम में हो।